हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। आपको पता होगा कि ये इम्यूनोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाया जाए क्योंकि स्टूडेंट्स को ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो इस टॉपिक को हम थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से इसको याद करेंगे और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में बनाएंगे। इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। एंड जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग जो पाथवेज हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जो फर्स्ट जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है क्या? दिस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वॉज टर्म्ड बाय पॉल एहरलिख। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ये नाम दिया है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर एक्चुअली है क्या? यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, आप प्रोटीन्स भी नाम दे सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज ग्लाइकोप्रोटीन्स, दोनों नाम दे सकते हैं। प्रोटीन्स कह सकते हैं या यू कैन कॉल देम एज ग्लाइकोप्रोटीन्स। एक चीज़ याद रखनी है कि ये प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स का नंबर लगभग 30 के अराउंड है और ये सीरम के अंदर भी पाए जा सकते हैं और सरफेस प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। सरफेस मतलब किसी भी सेल के सरफेस के ऊपर भी ये पाए जा सकते हैं। तो सरफेस प्रोटीन्स भी हैं और सीरम के अंदर भी पाए जाते हैं। सीरम क्या चीज़ होती है? सीरम का मतलब जब ब्लड क्लॉट कर जाता है उसके बाद जो लिक्विड पोर्शन बचा रहता है क्लॉटिंग के बाद, उसी को आप सीरम बोलते हैं। ठीक है, तो इट कंप्राइजेज ऑफ अराउंड 30 सीरम एंड सेल्फ सरफेस प्रोटीन्स जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कह देते हैं। अब ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रोटीन्स जिसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई आपसे पूछे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का यूज़ कहाँ पे है, दैट मीन्स क्या वो इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है या वो अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है? तो कहने का मतलब है कि ये इन्नेट और एंटी जो बॉडी मीडिएटेड एक्वायर्ड रिस्पॉन्स है, दोनों में ही ये पार्टिसिपेट करता है। दैट मीन्स इन्नेट इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। और एक्वायर्ड की भी अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो कि एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड होती है उसमें ये हेल्प करता है, उसमें ये एड करता है। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर होगी, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। बात है फोर्थ पॉइंट के ऊपर, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? फंक्शंस में काम सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लाइसिस ऑफ द सेल है। कई बार आपके जो बाकी ब्लड प्रोटीन्स हैं या बाकी जो सेल्स हैं जो फाइट करते हैं, डिफेंस सिस्टम की तरीके से काम करते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाते। उस वजह से इसको बुलाया जाता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है ताकि हम जो पैथोजन है या जो बाहर से जिन्होंने अटैक किया है हमारी बॉडी के ऊपर, हम उनको किल कर सकें। तो सेल की लाइसिस में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन सेल्स की लाइसिस में जो बाहर से आए हुए हैं जो पैथोजेंस हैं। ऑप्सोनाइजेशन में काम करता है। ऑप्सोनाइजेशन मतलब क्या होना है? ऑप्सोनाइज कर लेना का मतलब क्या होता है कि हम बेसिकली चारों तरफ से उसको घेर लें और ताकि जो आपका जो पैथोजन है उसको इनगल्फ करने का प्रोसेस आसान हो जाए, इसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। वायरल न्यूट्रलाइजेशन मतलब अगर वायरस का अटैक है तो उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, आपको पता है कि जब किसी जगह पे कोई इन्फेक्शन या वूंड या इस टाइप की कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं। इन्फ्लेमेशन में जनरली क्या होता है? रेडनेस हो जाती है, र्यूबर हो जाता है, टेम्परेचर मतलब हाई देखने को मिलता है, रेडनेस वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हैं जो कि ये मीडिएट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज भी शो करता है। ठीक, क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, अब जैसे कि कई बार आपने देखा होगा एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन जाता है कुछ जगह पे। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मान लीजिए आपके वेन के अंदर या ब्लड आर्टरी के अंदर बन गया है या वेसल के अंदर बन गया है। अब ये चीज़ जो बन गई है इसको यहाँ से अगर रिमूव नहीं करेंगे तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, इजंट इट? तो इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए
ये काम करने के लिए क्लियरेंस ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, ये काम भी आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ही करता है। ठीक, तो पहली स्लाइड क्लियर हो गई। पॉल एहरलिच ने नाम दिया था 30 प्रोटीन्स इसमें पार्टिसिपेट, अप्रॉक्सीमेटली 30 प्रोटीन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि आपके प्रोटीन्स, जो कि आपके सीरम प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और सरफेस प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। ये ग्लाइको प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। ग्लाइको प्रोटीन्स मतलब कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ, इन्नेट एंड एडाप्टिव दोनों में पार्टिसिपेट करता है। फंक्शंस क्या क्या हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के फंक्शंस और उनके जो कंपोजिशन है उस पर डिपेंड कर रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्योंकि आप जानते हैं कि इनकी संख्या लगभग 30 के आसपास है, तो हम लोगों ने इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का नाम क्या रखा है, या कंपोनेंट्स जो हैं इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, जो इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर जो प्रोटीन्स आते हैं उनका नामकरण कैसे किया गया है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ नेमिंग देम। अब सबसे पहले जो नाम करने का तरीका है, दूसरे पॉइंट में आप देख रहे होंगे C1 to C9, मतलब C फॉर कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 इस तरीके से आपने नाम दे दिया, यानी कि एक क्राइटेरिया है, यानी कि कुछ प्रोटीन्स को इस तरीके से नाम दिया गया है, C1 से लेकर के C9 तक का नाम दे दिया गया है। ठीक, कुछ प्रोटीन्स को आपने लेटर्स का नाम दिया, जैसे कि फैक्टर डी। ठीक, तो ये एक तरीका है, एक और तरीका है बेसिकली नाम देने का। एक तो आपने नंबर्स के थ्रू दे दिया, दूसरा आपने लेटर्स के थ्रू दे दिया, और तीसरा आपने ट्रिवियल नेम्स के थ्रू दे दिया। ट्रिवियल नेम्स मतलब जो आम बोलचाल की भाषा है, जो उसमें जब नाम बोला जाता है। तो जैसे कि एक और एग्जाम्पल आता है होमोलॉगस रेस्ट्रिक्शन फैक्टर का, ये भी एक तरीके का आपका प्रोटीन है जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पार्ट है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि सिंथेसिस कहाँ पे होती है इसकी। वेयर इज़ द पॉइंट ऑफ सिंथेसिस फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कहाँ पे सिंथेसिस होती है। अब सिंथेसिस इसकी होती है लिवर हेपेटोसाइट्स में, यानी कि लिवर सेल्स के अंदर हो सकती है, मोनोसाइट्स के अंदर होती है। मोनोसाइट्स का मतलब क्या हो गया, एक तरीके के आपके WBCs हैं, उनमें इनकी सिंथेसिस होती है। टिश्यू मैक्रोफेजेस, अगेन मैक्रोफेजेस के बारे में आपको पता होगा, डिफेंस सेल्स हैं, उनमें भी इसकी सिंथेसिस होती है। और एपिथेलियल सेल्स ऑफ GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर भी इसकी सिंथेसिस देखी जाती है। ठीक, तो इतनी बातचीत होगी, लिवर हिपैटोसाइट्स, मोनोसाइट्स, टिश्यू मैक्रोफेजेस और एपिथेलियल सेल्स ऑफ GI ट्रैक्ट, इसके अंदर इसकी सिंथेसिस देखी जाती है। ठीक, ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है। अगर मैं टोटल अमाउंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सेल्स की बात कर लूँ कि टोटल कॉम्प्लीमेंट सेल्स का कंसंट्रेशन कितना होता है, तो वो 3 mg/ml के अराउंड होता है। सारे को जोड़ लीजिए आप कंसंट्रेशन को, तो 3 mg/ml के अराउंड होता है, जिसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स, कुछ कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका अमाउंट कम होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि C3 जो है, C3 मेजर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। 3 mg/ml में 1 mg/ml जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ ऑफ C3 का ही कंसंट्रेशन है वो। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये स्लाइड भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवेज। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवेज की। हालांकि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवेज के ऊपर मैं डिटेल में आगे बात करने वाला हूँ। आज के लेक्चर में मैं बस इसको ब्रीफली समझाने की कोशिश करूँगा और कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊँगा कि इसको कैसे याद रखा जा सकता है। अच्छा, याद समझने की कोशिश करिए, ये जो कॉम्प्लीमेंट का जो पाथवेज है या कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम है, उसके प्रोटीन्स जो हैं वो अधिकतर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब इनएक्टिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया, आपको पता ही है कि अगर कोई चीज़, कोई एंजाइम है या कोई प्रोटीन है वो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है तो उसके नाम के आगे प्रो लगा देते हैं या जाइमोजन लगा देते हैं, या जाइमोजन इसको बोलते हैं। तो प्रो एंजाइम का मतलब क्या हो गया, इनएक्टिव एंजाइम, या जाइमोजन का भी मतलब वही हो गया, इनएक्टिव एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंशियल एक्टिवेशन ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पे बात करते हैं।
मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, वो दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा वाला तीसरे को करेगा, तीसरा वाला चौथे को करेगा। इस तरीके से सीक्वेंशियल एक्टिवेशन होता है कंपोनेंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो एक्टिवेशन कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब क्या हो गया, जैसे ही कोई कंपोनेंट एक्टिवेट होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है C2 का। मैंने अभी भी आपको बताया कि नाम रखने के अलग अलग क्राइटेरिया हैं और अलग अलग प्रोटीन्स को अलग अलग नाम दिया हुआ है, जैसे कि C1 C2 C3 करके नाम दिया हुआ है C9 तक। अगर मैं C2 की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, C2, ठीक, अगर C2 ब्रेक होता है, एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा। ठीक, व्हेनेवर द कंपोनेंट गेट्स एक्टिवेटेड इट विल गेट ब्रोकन डाउन। जैसे C2 एक्टिवेट हुआ तो वो ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से दो पार्ट्स, एक हो गया C2A और एक हो गया C2B। अब याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि ये देखिए, जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे उनमें से उनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब C2 टूट रहा होगा तो जो कंपोनेंट्स बन रहे होंगे वो दो अनइक्वल पार्ट्स में टूटेगा। एक पार्ट होगा C2A और एक पार्ट होगा C2B। बात समझ में आ गई, एक पार्ट होगा C2A, एक पार्ट होगा C2B। या इसी तरीके से हम लोग बाकी प्रोटीन्स के लिए भी कह सकते हैं, एक पार्ट होगा C3A C3B, दूसरा होगा C4A C4B, C5A C5B। बात समझ में आ गई। तो जब भी कोई कंपोनेंट टूटता है, whenever the component is getting broken, जब भी कोई कंपोनेंट टूट रहा है तो वो हमेशा दो पार्ट्स के अंदर टूटेगा। ठीक है, A और B कंपोनेंट्स के अंदर टूटेगा। ठीक, अब बात यहाँ पे ये कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट लार्जर हो सकता है और कौन सा स्मॉलर हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो पार्ट A पार्ट जो बन रहा होगा, जैसे कि C2A, C2 के केस में अगर मैं बात करूँ या C3 के केस में बात करूँ, जब भी कोई छोटा पार्ट बन रहा होगा वो हमेशा A उसको नाम देते हैं। ठीक है, व्हेनेवर अ स्मॉलर पार्ट, जो भी स्मॉलर पार्ट को नाम देना है तो उसको स्मॉल a बोलेंगे, लार्जर पार्ट होगा उसको स्मॉल b बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए C4 टूटा या C3 टूटा, हम C3 का एग्जाम्पल लेते हैं, C3 टूटा तो C3A और C3B में टूटेगा। अब ज़रा मुझे बताइए कि इसमें से स्मॉलर फ्रैगमेंट कौन सा होगा, C3A स्मॉलर फ्रैगमेंट होगा, C3B लार्जर फ्रैगमेंट होगा। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो अब इसी तरीके से C5A C5B, C5A जो है वो स्मॉलर फ्रैगमेंट होगा, C5B जो है वो लार्जर फ्रैगमेंट होगा। अब अगर मैं बात करूं एक एक्सेप्शन की, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोगों को याद रखना है, समझना है। जब भी C2 टूटता है, बाकी सब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ C2 के बारे में बोल रहा हूँ। C2 जब भी टूटेगा तो C2 वुड बी ब्रेकिंग अगेन, दो कंपोनेंट्स में टूटेगा, एक होगा C2A और एक होगा C2B। लेकिन यहाँ पे वो स्मॉलर फ्रैगमेंट और लार्जर फ्रैगमेंट वाला रूल जो है वो रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स C2 जो होगा, C2A जो होगा वो लार्जर फ्रैगमेंट होगा और C2B जो होगा वो आपका स्मॉलर फ्रैगमेंट होगा। ये उल्टा हो गया है ना, समझ रहे हो ना। बाकी कंपोनेंट्स के लिए मैंने कहा स्मॉलर फ्रैगमेंट A वाला होगा और लार्जर फ्रैगमेंट B वाला होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ C2 के लिए मैं कह रहा हूँ जो स्मॉलर फ्रैगमेंट होगा वो B वाला होगा और लार्जर फ्रैगमेंट होगा जो A वाला होगा। बात समझ में आ गई। दैट मीन्स C2A वुड बी लार्जर फ्रैगमेंट, C2B वुड बी स्मॉलर फ्रैगमेंट। ठीक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे मुझे बताना है, ये समझ लो कि अगर मैं कह रहा हूँ, मान लो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं तुमसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई दोनों कंपोनेंट जो फॉर्म हुए हैं, चाहे A वाला हो चाहे B वाला हो, दोनों कंपोनेंट्स जो फॉर्म हुए हैं वो किस लिए फॉर्म हुए हैं, उनका कुछ ना कुछ पर्पज़ होगा, इज़न्ट इट, उनका कोई ना कोई पर्पज़ होगा। तो अब यहाँ पे मैं पर्पज़ अगर डिस्कस करूँ तो जब भी ऐसे C3 टूटा, सो C3A और C3B दो पार्ट्स में टूटा, जनरली क्या होगा, जो A वाला पार्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, उस पूरे एरिया से बाहर निकल जाता है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। दैट मीन्स इट क्रिएट्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज। कौन सा वाला कंपोनेंट, A वाला कंपोनेंट। कैसे याद रखोगे, A फॉर अवे होता है,
ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने आपको एक तरीके से समझाने की भी कोशिश की है, ये एक और आपकी ट्रिक हो गई। ये A फॉर अवे होगा, ठीक है, A फॉर अवे होता है, ठीक। और B क्या करता है, B कंपोनेंट क्या करता है, इट स्टेज, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जो A वाला कंपोनेंट होगा वो उसी जगह पे, वो जो A वाला कंपोनेंट होगा वो उस जगह पे रुकेगा नहीं, वो बाहर निकल जाएगा उस जगह से। कहाँ निकल जाएगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस करने चला जाएगा, अवे चला जाएगा। A फॉर अवे, याद रखना है, A फॉर अवे। B क्या करना है, B का क्या काम है, B उसी जगह पे स्टे करेगा और उसी टारगेट पे जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है उस टारगेट पे जाकर के बाइंड करेगा, जहाँ पे एक्टिवेशन का साइट होगा, जहाँ पे चीज़ें चल रही होंगी, जहाँ पे एक्टिवेशन हो रहा होगा उस जगह पे जाकर के बाइंड कर जाएगा। तो C2B अगर सॉरी जो भी प्रोटीन आपका टूट रहा है, C3A, C3B, C3A वाला जो होगा इट विल गो अवे, इट विल गो आउटसाइड। B वाला जो होगा वो वहीं पे रुकेगा, ठीक। यहाँ तक कि हम लोगों ने बात कर ली। C2 वाला एक्सेप्शन याद रखना कि A कंपोनेंट्स जो है वो लार्जर फ्रैगमेंट होगा, C2A वाला, और C2B वाला स्मॉलर फ्रैगमेंट होगा। जनरली इसका उल्टा होता है, ये बात याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इस रूल का भी एक्सेप्शन जो है वो C2 ही है। मतलब किस रूल का, जो मैंने आपको बताया भी था ना कि A वाला क्या होता है, वो हमेशा अवे जाता है और B वाला रुक जाता है। लेकिन C2 के केस में ये भी चेंज रूल है। दैट मीन्स C2 का A वाला जो है वो रुक जाएगा और B वाला जो है वो अवे चला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा C2 के लिए चीज़ें बदली हैं, ठीक है। क्या हुआ, C2A जो है वो कायदे से उसको अवे जाना चाहिए था लेकिन वो जाता नहीं है, वो वहीं रुक जाता है, C2B बाहर चला जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने C2 के लिए एक और एक्सेप्शन पढ़ा है। हमने कहा था, जनरली हमने क्या कहा हुआ है, हमने कहा है कि स्मॉलर फ्रैगमेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं A, लेकिन C2 के केस में स्मॉलर फ्रैगमेंट B होगा और लार्जर फ्रैगमेंट A होगा, ठीक। ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो फ्रैगमेंट्स हैं वहाँ पे कोई भी प्रोटीन अकेला काम नहीं कर रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर वर्किंग इन ग्रुप्स। वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। दैट मीन्स बहुत सारे प्रोटीन्स एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लो कि एक प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, जैसे C3 एक्टिवेट हुआ, ठीक। अब C3 के बाद C3 का B पोर्शन उस जगह पर जुड़ा हुआ है, C3B है जुड़ा हुआ। अब मान लीजिए कोई और फैक्टर भी आकर के जुड़ जाए, कैपिटल B फैक्टर, कैपिटल B वो भी आकर के जुड़ गया। मान लीजिए D वाला भी आकर के जुड़ जाता है, C2 वाला कोई C2 जो A है वो भी आकर के जुड़ जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक जब कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन होता है या कॉम्प्लीमेंट जब काम करने जा रहा होता है तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोटीन्स आकर के एक साथ जुड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर ही अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। यही पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट फ्रैगमेंट्स इंटरैक्ट टू फॉर्म फंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस। वो फंक्शनैलिटी तभी गेन कर सकते हैं जब वो एक अपना आपस में एक कॉम्प्लेक्स बना ले, ठीक। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट फ्रैगमेंट्स जो बन गए हैं, जिन्होंने अपना फंक्शनैलिटी गेन कर ली है, वो अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है। अब उनके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, वो फंक्शन गेन कर लिए हैं, फंक्शन कर सकते हैं। अब जब फंक्शन गेन हो जाता है देन इसको कैसे शो करेंगे कि वो फंक्शन गेन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे आप उस कंपोनेंट के ऊपर एक बार लगा देंगे, जैसे कि C3B BB, इसके ऊपर एक बार लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज एक्टिव, ये अब फंक्शनैलिटी गेन कर चुका है, इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग, ठीक है। ये इसकी बात होगी, ठीक। तो जब भी आइंदा से जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आपके पास दिया हुआ है उसके ऊपर एक बार लगा हुआ है तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये एक्टिव कंपोनेंट है और ये फंक्शनैलिटी करेगा, ठीक। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के कितने पाथवेज हैं, भाई कॉम्प्लीमेंट इतनी खतरनाक चीज़ है, वो लास्ट ऑप्शन है। तो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कराने के लिए कुछ ना कुछ मेथड्स होंगे, कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, तभी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो सकता है। कौन कौन से पाथवेज हैं या कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम कॉम्प्लीमेंट को एक्टिव कर सकते हैं।
सबसे पहला है क्लासिकल पाथवे, दूसरा है ऑल्टरनेटिव पाथवे और तीसरा है लेक्टिन पाथवे। इन तीनों के तीनों पाथवेज के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो का पोर्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों पाथवेज को डिटेल में समझाएंगे। आज की वीडियो में मेरा यही एम था कि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक, यहाँ तक की बात हो गई। अब अगेन मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ जिसको आप ध्यान से सुनिए। अगर मुझे लगता है कि ये आपके काफ़ी काम आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग समझ में नहीं आती। इन स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक बुक निकाली हुई है ऑलरेडी, जिसका कई बार मैं जिक्र कर चुका हूँ अपने वीडियोस के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी। तो ये बुक के बारे में मुझे बताना था। जिन स्टूडेंट्स को बुक के बारे में नहीं पता है वो ध्यान रखें। इसके अलावा वीडियो क्लासेस, जो लाइव क्लासेस हैं, वीडियो क्लासेस लिखने के बजाय मुझे लिखना चाहिए लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस सिर्फ और सिर्फ बीपी के लिए शुरू हो रही हैं 5 नवंबर से। आप में से जिन स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है वो इसमें जुड़ सकते हैं। इसकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। फ़ीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपीज़ रखी गई है। इसके साथ अगर ये आप बुक भी ले लेते हैं तो ये टोटल मिला करके 1600 रुपीज़ होगी, प्लस 200 की बुक हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 200 रुपीज़ की बुक। अदरवाइज़ बुक का कॉस्ट 215 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग द चार्जेस फॉर डिस्पैच। आपके घर तक पहुँचने का चार्ज जो है वो ₹215 है। तो ये अनाउंसमेंट मुझे करनी थी। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। आप ये वीडियो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।